माई सेल्फ सर्वेश वर्धन। आज की क्लास में हमने कोलिजन बिटवीन टू न्यूक्लियस पे एक प्रॉब्लम लिया है जो रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उसी पर एक प्रॉब्लम है, इसमें हमने कंसिडर किया है। इसमें कहा जा रहा है कि एक सोडियम न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस है। सोडियम न्यूक्लियस का मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, प्रोटॉन की संख्या 7 है। इससे प्रोटॉन की संख्या 2 है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 4 है। ये सोडियम न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट है और ये अल्फा पार्टिकल जो है इनिशियली दूर में है, इसके इंटरेक्शन से दूर है। कहा जा रहा है कि कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी या कम से कम कितनी वेलोसिटी हम दे दें कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो। अब इसमें ध्यान से देखना है हो क्या रहा होगा कि जैसे ही ये न्यूक्लियस नज़दीक आता होगा, एक दूसरे के फील्ड में आता होगा, तो ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन हो, रिपेल करता होगा एक दूसरे को। कहने का मतलब है कि इस पे फोर्स हमारा लेफ्ट साइड में लग रहा है और इस पर इसकी वेलोसिटी राइट साइड में है, तो क्लियर है कि इसका स्पीड घटेगा। और इस पे फोर्स हमारा राइट साइड में है और कुछ समय के बाद वेलोसिटी भी आएगा भी, ये बढ़ेगा। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होगा वो दो जगह जा रहा होगा। एक इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और दूसरा इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी में जाकर कन्वर्ट हो जाता हो। मतलब इस कोलिजन में जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मतलब हमको मैक्सिमम लॉस वाली बात है कि मैक्सिमम लॉस हमको करवाना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देना है ताकि हम मैक्सिमम लॉस करवा करके इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाया जा सके। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब ये दोनों जब कोलाइड करेगा और नजदीक में आएगा तो उस समय दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, उसमें हम मान लेते हैं सेम हो जाएगी। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ होगा वो सब का सब पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे स्टोर है। अब हम सबसे पहले लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमको यहाँ देखना होगा वी है यहाँ पे, वी अननोन है जिसको हमको फाइंड करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर हम दोनों को सिस्टम मान लेते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंटरनल फोर्स होगा और इंटरनल फोर्स होने की वजह से टोटल सिस्टम का मोमेंटम जो होगा कंजर्व, क्योंकि सिस्टम की जो मोमेंटम है ना वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज करता है। तो यहाँ चूंकि ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लिखें तो यहाँ से देख सकते हैं पूरे कैलकुलेशन में हम एक मान लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के का मास बराबर है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू हमें स्मॉल एम माने, तो इस न्यूक्लियस का मास 4m होगा और इस न्यूक्लियस का मास 14m होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल संख्या 14 है इसलिए 14m है। दोनों का कॉमन वेलोसिटी हम यहाँ से v मान लिए हैं, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो आता है, यहाँ से देखिएगा 4m इंटू वी नॉट, इसका मोमेंटम 0 है। इसका मतलब रिएक्टेंट का जो मोमेंटम होगा 4m इंटू वी नॉट होगा और प्रोडक्ट का मोमेंटम 4m प्लस 14m, तो 4m प्लस 14m इंटू वी। तो वी का वैल्यू अगर हम देखें 4m इंटू वी नॉट बटा 18m, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2v0/9। इसका मतलब कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू जो होगा वो 2v0/9 होगा। अब हम इस पूरे प्रोसेस में हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है।
तो काइनेटिक एनर्जी में अगर हम लॉस निकालें तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ इंटू 4m इसका मास है, 4m इंटू वी नॉट स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप देखेंगे दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं हाफ इंटू टोटल मास 40mm प्लस 4m 18m हो गया। अब वेलोसिटी का वैल्यू हमारा कॉमन वेलोसिटी 2v0/9 आया, 2v0/9 का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 14mv0 स्क्वायर/9, ये टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ वो सब कहाँ चला गया, तो दोनों के बीच में मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r1 प्लस r2। तो ये सारा एनर्जी जो है ना इस पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लोग लिखें तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारा देखिएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा इतना आया वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है 14mv0 स्क्वायर/9 इज इक्वल टू, इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 था। अब बाद में जो होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0, एक पे चार्ज 2e, दूसरे पे चार्ज हमारा कितना होगा 7e, ये 7e होगा, इस पे 2e होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारा जो होगा ये होगा 2e इंटू 7e बटा r1 प्लस r2 होगा। अब यहाँ r1 r2 एक नया वेरिएबल आ गया, तो हमको पता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, और फार्मूला हम लोग जानते हैं r इज इक्वल टू r0 a⁻⁴ जहाँ a जो है वो हमारा एटॉमिक मास नंबर है, r0 का वैल्यू 1.2 फर्मी हो, ठीक है। इस r की वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पे जो हीलियम एटम है उसका मास नंबर 4 है और इसका मास नंबर 14 है। तो यहाँ से हम ये पुट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ r के जगह पर ये r1 r2 की जगह पर हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो आएगा r0 4⁻⁴ प्लस 14⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू 4m, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो पूछा जा रहा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो होगा 1/2 4m इंटू v0 स्क्वायर। यहाँ से m v0 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ चुका है और पुट कर देंगे तो हमारे पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आएगा। अब ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो बहुत ही इजी सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी होता है, कंबाइंड एनर्जी, टोटल एनर्जी जो हम लोग लिख सकते हैं 2 पार्टिकल का। तो अगर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी जो है v1 है, और दूसरा जो है मास m2 है, वेलोसिटी जो है v2 है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी काइनेटिक एनर्जी दोनों को सिस्टम मान करके अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें सेंटर ऑफ मास में तो इतना होगा। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। दूसरा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जैसे बहुत सारा जो हमारे पास एनर्जी है, जरा देखिएगा, जैसे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो देखिएगा mgh होता है, ठीक है। स्प्रिंग एनर्जी की अगर हम देखें तो फार्मूला होता है हाफ kx²। अब जरा से देखिए, ये कोई भी क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस है
फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस ये है फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, ये सब में भी फ्रेम से इंडिपेंडेंट टर्म है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। जो फार्मूला हम ग्राउंड फ्रेम में यूज करते हैं वही फार्मूला हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी वही फार्मूला लगेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं जो कि सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल डिसिपेसिव फोर्स का मतलब फ्रिक्शन टाइप का फोर्स हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल इस पे एक्ट नहीं हो रहा है। जो भी फोर्स हो रहा है वो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो हम लोग इस तरह का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान सुनिए। अब इसका अगर हम यूज करें ना तो ये हम देखिए हमारे पास जो हमने ये बनाया था, यहाँ से देख लीजिए कि ये जो हीलियम एटम आयन था, हीलियम, ठीक है, हीलियम के पास हमारे पास 4 A2 और जो सोडियम है ये 14 और ये 7 इनिशियली रेस्ट में है और ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो जैसा कि कहा जा रहा है कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए ताकि दोनों कोलाइड करे। तो हमारे पास ये केस होगा जिसमें हमने दोनों की वेलोसिटी v माना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा यहाँ पे वो होगा हाफ इंटू इसका मास हो गया हमारे पास, देखिएगा 4m, इसका 14m, तो इसका हम लिख सकते हैं 4m इंटू 14m बटा 4m प्लस 14 इंटू V0 - 0 का होल स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बहुत दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर देखिएगा तो दोनों की वेलोसिटी हमारा क्या है, सेम है। तो दोनों का वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ इंटू 4m इंटू 14m बटा 4m प्लस 14m इंटू V - V का होल स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 होगा। और जो भी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हमारे पास इसके लिए फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो है वो 2e इंटू 7e बटा दोनों का बीच का डिस्टेंस ये हो गया r1 और ये हो गया हमारे पास r2। तो दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हो गया ये r1 प्लस r2, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो AI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/2, ये हो गया 4m इंटू 14m बटा 18m इंटू V0 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका 14e² बाई r1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं r0 का पावर 1/3 r0 देखिए हमारे पास r के लिए फॉर्मूला है r इज इक्वल टू r0 एक पावर 1/3 है। तो यहाँ पे आप रेडियस की जगह पर r0 ए का वैल्यू हमारा 4 है, 4 पावर 1/3 होगा, प्लस दूसरे वाले के लिए 14 पावर 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी He का हीलियम का जो होगा काइनेटिक एनर्जी, जो हीलियम एटम का जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ इंटू 4m इंटू V0 स्क्वायर और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारा आया था 9e², ये
9e² सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे तो आएगा 9e² बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, यहाँ होगा 4 पावर उल्टा 3 प्लस 14 पे पावर उल्टा 3। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगा। इस तरह से आपने देखा है, दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया है। आप दोनों मेथड को समझिए। बेसिक मेथड ये है हमारा, अगर बेसिक मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा ये लंबा लेंदी हो गया है, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आदत डाल दें प्रॉब्लम को, 2 पार्टिकल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, तो ईजी हो जाता है आपको। आप मोमेंटम कंजर्वेशन से बच जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा मोमेंटम जीरो ही होता है। 2 पार्टिकल सिस्टम या 2 से अधिक पार्टिकल सिस्टम का भी मोमेंटम, नेट मोमेंटम जो जीरो ही होता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन की लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को लिखना होता है ग्राउंड फ्रेम में, वैसे प्रॉब्लम को अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर हम डील करें तो आप सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और नए टॉपिक पे हम अगले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।